हमारा आज का टॉपिक है अधिगम यानी कि लर्निंग। अधिगम से तात्पर्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन करना ही अधिगम है। अधिगम यानी कि सीखना, व्यवहार में परिवर्तन, एक स्थायी और एक अस्थायी। स्थायी में अभ्यास, पेशीय, कर्मेंद्रिय, अनुभव, संवेदी, ज्ञानेंद्रिय। अनुभव के रूप में लोगों के व्यवहार में कोई भी परिवर्तन कहलाता है। तो सीखना यहाँ अधिगम। निष्पादन में परिवर्तन अभ्यास का फलन होता है, कहा जाता है अधिगम को। सही विकल्प अधिगम क्या है? सक्रिय प्रक्रिया अधिगम है। सीखना अधिगम है। प्राणी मात्र के व्यवहार में सुधार लाने की प्रक्रिया, व्यवहार में संशोधन प्रक्रिया है अधिगम। सीखना केवल ज्ञान या कौशल प्राप्ति ही नहीं, व्यवहारगत परिवर्तन है। सीखने की श्रेणी में नहीं रखे जाते हैं। बीमारी के कारण व्यवहार में परिवर्तन सीखने की श्रेणी में नहीं आता है। अधिगम आधारित होता है अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव पर। सीखना प्रक्रिया है। यह कथन किसका? वुडवर्थ का। वुडवर्थ कहता है कि सीखना एक प्रक्रिया है, चलती रहती है। अधिगम प्रक्रिया से तात्पर्य बालक में उपयुक्त व्यवहारिक क्रियाओं द्वारा व्यवहार परिवर्तन लाना। यह गिलफोर्ड। अधिगम प्रक्रिया से तात्पर्य बालक में उपयुक्त व्यवहारिक क्रियाओं द्वारा व्यवहार परिवर्तन, व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, गिलफोर्ड द्वारा। किसी भी ऐसी क्रिया जो कि व्यक्ति के अच्छे या बुरी तरह के विकास में सहायक होती है, उसके वर्तमान व्यवहार और अनुभवों को जो कुछ वे हो सकते हैं उससे भिन्न बनाती है, सीखने की संज्ञा दी जाती है। यह सिद्धांत वुडवर्थ का है। कथन प्रशिक्षण अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं। गेट्स के अनुसार अधिगम आदतें, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों को अर्जित करना। क्रो एंड ग्रो के अनुसार अधिगम आदतें, ज्ञान और अभिवृत्तियों को अर्जित करना है। अर्जित कौन करता है? क्रो एंड ग्रो। क्रो एंड ग्रो के अनुसार अधिगम प्राप्त करना है ज्ञान एवं अभिवृत्तियाँ। गिलफोर्ड के अनुसार अधिगम व्यवहार में परिवर्तन, ज्ञान, आदत और अभिवृत्तियों का अर्जन कहलाता है अधिगम। ये किसने कहा? क्रो एंड ग्रो के अनुसार सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। यह कथन स्किनर का है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। यह स्किनर का कथन है। किसके अनुसार अधिगम के अंतर्गत वातावरणीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में लाए समस्त परिमार्जन समाहित रहते हैं। गार्डनर मर्फी। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन या अधिगम है। गिलफोर्ड। व्यवहारिक क्रिया द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, यह है सीखना व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। पील। सीखना व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों का अनुकरण होता है। सीखना आवश्यकता की पूर्ति के द्वारा होता है। हल। अधिगम की प्रकृति। कौन सा कथन अधिगम की प्रकृति को सही प्रकार से निर्देशित करता है? अधिगम प्रक्रिया और उत्पाद दोनों है। अधिगम की विशेषता है अधिगम प्रक्रिया और उत्पाद दोनों है। अधिगम की विशेषता नहीं है। अधिगम में उत्पाद और प्रक्रिया नहीं है, गलत है। उत्पाद और प्रक्रिया दोनों है। अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है व्यवहार का रूपांतरण। कौन सी अधिगम की विशेषता है? लक्ष्य निर्दिष्ट, जीवन प्रेरित प्रक्रिया, सार्वभौमिक। अधिगम की निर्मितकरण सिद्धांत नहीं है। अधिगम तात्कालिक है, ये निर्मित कारण सिद्धांत नहीं है। सीखने की कौन सी विशेषता नहीं है? सीखना केवल औपचारिक है, ये गलत है क्योंकि अनौपचारिक भी होता है।
अधिगम कौन सा कथन अधिगम हेतु सही नहीं है? अधिगम अस्थानांतरणीय है, यह गलत है, स्थानांतर नहीं होता है। अधिगम की विशेषता क्या है? अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम जीवन पर्यंत सतत प्रक्रिया है। अधिगम उद्देश्य एवं लक्ष्य केंद्रित है। अधिगम की विशेषता नहीं। अधिगम मात्र नवीन ज्ञान का अर्जन है, मात्र नवीन ज्ञान का नहीं। अधिगम की विशेषता नहीं है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप होता है। व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, व्यवहार में क्षणिक अस्थायी परिवर्तन जो परिणात्मक अवस्था है, यह अधिगम नहीं है। निम्न में से सीखने के संबंध में सही नहीं है। सीखना बिना किसी उद्देश्य के भी हो सकता है, नहीं, उद्देश्य होगा तभी सीखा जाता है। अधिगम के संबंध में उपयुक्त नहीं है। अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? पड़ता है। हम अधिगम का अनुभव नहीं कर सकते, हम केवल ये देख सकते हैं कि वह निरंतर सफलतापूर्वक आगे बढ़ता है। इसका तात्पर्य अधिगम का प्रत्यक्ष निरीक्षण नहीं हो सकता। कौन सी अधिगम की सही विशेषता नहीं है? मूल प्रवृत्ति प्रतिक्षेपी क्रिया की वजह से व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम है, यह विशेषता सही नहीं है। अधिगम में वृद्धि की जा सकती है प्रोत्साहन देकर, अधिगम की सही विशेषता नहीं है। थकान, परिपक्वता इत्यादि से होने वाले परिवर्तन अधिगम है, न स्थायी परिवर्तन होगा तभी अनुभव अधिगम होगा, गलत कथन है। अधिगम हमेशा प्रेरणीय व अवलोकनीय होता है, प्रेक्षणीय, यह सही नहीं है। कौन सा कथन असत्य है? अधिगम परिपक्वता से संबंधित नहीं है, नहीं। क्यों नहीं है? कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? स्वाभाविक प्रक्रिया। अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, अपेक्षाकृत रूप से स्थायी और अंतर परिलक्षित होता है। अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया है, यह गड़बड़ है, क्योंकि अधिगम जन्मजात नहीं होता है, बाद में सीखा जाता है। अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? परिपक्वता के कारण व्यवहार में परिवर्तन, यह गलत है। अभ्यास के कारण व्यवहार में परिवर्तन होता है। अधिगम होता है जीवन पर्यंत। अधिगम की प्रक्रिया के चरणों में कौन सा अप्रचलित है? तो ये प्रश्न डिलीट हो गया। अधिगम प्रक्रिया अभिप्रेरणा, विभिन्न अनुक्रिया, अवरोध, पुनर्वलन, सफल प्रत्यय, लक्ष्य। शिक्षा मनोविज्ञान में सीखना लक्ष्य तक पहुंचने के उपायों को निश्चित करना है। यह अधिगम की जिस श्रेणी में आता है, अधिगम प्रक्रिया में सीखने की प्रक्रिया का क्रम क्यों रहता है? सीखने की प्रक्रिया का क्रम सबसे पहले आएगा अभिप्रेरक, उसके बाद में विभिन्न अनुक्रियाएं, फिर बाधा, फिर सफल प्रत्ययन, अंत में लक्ष्य। सीखने की प्रक्रिया 4 चरण कौन से हैं? उद्देश्य, क्रिया, मूल्यांकन, अनुगमन। अवलोकन अधिगम का सही क्रम है। अवधारणात्मक, धारणात्मक, उत्पादन, अभिप्रेरक। अवधारणात्मक, धारणात्मक, उत्पादन और अभिप्रेरणात्मक। अधिगम की प्रक्रिया को उचित ढंग से प्रस्तुत करता है। व्यवहार में परिवर्तन, अधिगम जीवन पर्यंत प्रक्रिया है जो पूर्ण होती है विद्यालय में, समाज में, परिवार में। अधिगम एक प्रक्रिया है अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की। अधिगम प्रक्रिया का सही तार्किक क्रम है आवश्यकता, तत्परता, स्थिति, अंतक्रिया। थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम के सोपान 8 है। अधिगम प्रक्रिया में सही कड़ी का चयन कीजिए। प्रेरक, लक्ष्य, समायोजन, परिवर्तन। प्रेरक, लक्ष्य, समायोजन, परिवर्तन। कौन से सीखने के सही स्तर है?
तो उसमें तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना और बोध, प्रज्ञान सीखने के सही स्तर है। तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, बोध और प्रज्ञान। परंपरागत वर्गीकरण में सीखने का कौन सा एक प्रकार नहीं है? यांत्रिक अधिगम परंपरागत वर्गीकरण में सीखने का एक प्रकार नहीं है। कौन सा प्रकार्य के अनुसार अधिगम का प्रकार नहीं है? कल्पनाशील अधिगम यह अधिगम का प्रकार नहीं है। व्यवहार का करना पक्ष है सीखने की गति के क्रियात्मक क्षेत्र। एक छात्र हिंदी कविता की आलोचनात्मक व्याख्या प्रस्तुत कर लेता है, उसका यह अधिगम व्यवहार किस अनुक्षेत्र में रखा जा सकता है? संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र। अधिगम के संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र से संबंधित क्रिया है कल्पना करना। सीखना ज्ञान के निर्माण की एक प्रक्रिया है। यह कथन किस परिप्रेक्ष्य का प्रतिपादन करता है? रचनात्मक परिप्रेक्ष्य। कौन सा उद्देश्य सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र का नहीं है? सचित्र विवरण। कौन सी मुख्य क्रिया अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत का गुण नहीं है? अनुकूलन और अधिगम। अब यार नहीं है पढ़ के देखो, है उसको भी नहीं याद आ जाता है, क्या करें। संज्ञानात्मक सिद्धांत का गुण है अनुकूलन और अधिगम। अधिगम के संप्रतित निर्माण एवं समस्या समाधान जैसे घटक प्रतिपादित किए गए। संज्ञानात्मकवादी। अधिगम के दो प्रकार हैं, आगमन एवं निगमन। सीखने के प्रकार जिसमें प्रक्रिया का विवेचन किया जाता है, जिसके द्वारा शिक्षार्थी परिकल्पना या सामान्य सिद्धांत प्रस्तुत करता है तथा अनेक प्रकार की जांच को क्रियान्वित करता है, जिसे स्पष्ट होता है कि ये सही है या नहीं, इसे कहते हैं निगमन अधिगम। अधिगम प्रक्रिया में समस्यात्मक परिस्थिति का प्रत्यय किसने दिया? समस्या कोलार नदी कोलो मारो सुन फिर रो तो समस्यात्मक परिस्थिति बनावे। मानव संस्कार अथवा क्षमता में परिवर्तन जो धारण किया जा सकता है तथा जो वृद्धि की प्रक्रिया के ऊपर ही आरोपित नहीं है, ये कथन गेने का है। रॉबर्ट गेने के अधिगम अनुक्रम सिद्धांत में अधिगम के 8 प्रकार या परिस्थितियां सम्मिलित है। संकेत अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक साहचर्य, बहुविभेदी अधिगम, प्रत्यय अधिगम, नियम अधिगम, समस्या समाधान अधिगम। किस प्रकार के अधिगम को गेने ने अपनी अधिगम सोपानिकी में सर्वाधिक निम्न स्थान रखा है? तो संकेत अधिगम। गेने के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है? अन्वेषण। अन्वेषण गेने के अनुसार नहीं है। दी कंडीशन ऑफ लर्निंग, ये पुस्तक किसकी? गेने की। दी कंडीशन ऑफ लर्निंग। रॉबर्ट एम गेने के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है? अंतर्दृष्टि अधिगम अधिगम का प्रकार नहीं। संकेत अधिगम है, श्रृंखला अधिगम है, शाब्दिक साहचर्य अधिगम है। श्रृंखला अधिगम से संबंधित है गेने। अधिगम का अनुक्रमणिक वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया? गेने के द्वारा। संकेत अधिगम जो गेने के सीखने की सामान्यतः जाना जाता है। परंपरागत संबद्धता अधिगम। संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। पारंपरिक अनुकरण को संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। गेने के अनुसार विद्यालय विषयों का अधिकांश अनुदेशन सीखने का प्रयोग से संबंधित होता है, संप्रतीय नियम से। गेने के अनुसार कौन सा सही है? तो वो है नियम अधिगम। संप्रतीय अधिगम का अनुगमन करता है। नियम अधिगम संप्रतीय अधिगम का अनुकरण करता है। गेने के अनुसार अधिगम का उच्चतम स्तर कौन सा है? समस्या समाधान उच्चतम स्तर। अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम किसके द्वारा समझाया गया?
डेविड आशुबेलदार, अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम। सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। ये रोश का कथन है। सीखने के वक्र सीखने की प्रगति के सूचक है। कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? लंबवत वक्र नहीं है। मिश्रित है, नतोदर है, उन्नतोदर है, जबकि लंबवत नहीं। सरल रेखीय है, उन्नतोदर है, नतोदर है, मिश्रित। कौन सा कार्य अधिगम को प्रभावित नहीं करता? अधिगम करता है अधिगम अनुभव, अधिगम उद्देश्य, मानव में भौतिक संसाधन, अधिगम उद्देश्य। अधिगम के निर्धारक नीचे दिए गए। उपयुक्त निर्धारकों का उपयोग करते हुए बताइए कि अधिगम के निर्धारकों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है। सबसे पहले अधिगम की प्रकृति, फिर अभिप्रेरणा का प्रभाव, फिर विन्यास का प्रभाव और फिर अभ्यास। अधिगम को प्रभावित करने वाले पर्यायवाची अधिगम को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारकों में से है सामाजिक परिवेश। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है परिपक्वता एवं आयु। यदि सूत्र L बराबर F कोष्टक E इंटू P में L अधिगम को इंगित करता है तो EF और PF किसको इंगित करते हैं? EF है जो वातावरणीय कारक और PF व्यक्तिगत कारक को प्रदर्शित करते हैं। L अधिगम को करता है तो EF वातावरणीय कारक और E मतलब इन्वायरमेंट यानी वातावरणीय कारक, P मतलब पर्सनैलिटी यानी व्यक्तिगत कारक। सीखना एक लक्ष्य आधारित क्रिया है। इसकी सफलता में कुछ कारकों का योगदान है। वातावरणीय, विद्यार्थियों को बल युक्त प्रेरणा, विद्यार्थियों की मानसिक व्यवस्था। कौन सा कक्षा में सीखने को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक है? अभिप्रेरणात्मक एवं संवेगात्मक अवस्था। अधिगम के रास्ते में रुकावट के कालांश का कारण है मानसिक थकावट, रुचि का न होना, प्रतिकूल वातावरण। अधिगम को प्रभावित नहीं करने वाला कारक है खोज। अधिगम को प्रभावित नहीं करने वाला कारक है खोज है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में से कौन सा कारक अधिगमकर्ता से संबंधित है? तो वह है अधिगमकर्ता की उपलब्धि, अभिप्रेरणा का स्तर। अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले कारक है। अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले कारक है अधिगम की परिस्थितियाँ। कौन सा कारक अधिगम में बाधक होता है? तो अधिगमित निस्सहायता। वह कारक जो अधिगम को प्रभावित नहीं करता। वर्ष एवं माह अधिगम को प्रभावित नहीं करते। अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक से संबंधित कारक है प्रस्तुतिकरण। अधिगम क्रिया प्रभावित होती है विद्यालय के भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक दोनों पर्यावरण से। कौन सा निरीक्षणात्मक अधिगम का तत्व नहीं है? तो तैयारी। तैयारी है जो निरीक्षणात्मक अधिगम का तत्व नहीं है। प्रभावशाली अधिगम के मुख्य अवरोधक नहीं है विकास। प्रभावी अधिगम का अवरोधक नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। कौन सा कारक बालक के अधिगम को प्रोत्साहित नहीं करता? शारीरिक या मानसिक थकान। अधिगम का निष्पादन है अभिवृत्ति, ज्ञान, कौशल सभी। स्कूल की संगठनात्मक
नात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है। यह पहलू उस श्रेणी से संबंधित है। सामाजिक कारक, कौन सा कारक है जो अवलोकनात्मक अधिगम को प्रभावित नहीं करता? इशारा। कौन सा अधिगम का उत्पाद नहीं है? परिपक्वता। अधिगम के विकास के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही है? वो है विकास पूर्वानुमानित है। ठीक है, विकास के सभी आयाम समन्वित होते हैं। विकास रेखीय नहीं, विकास अंश से संपूर्ण की ओर नहीं होता। अनुदेशन के उद्देश्यों को कहते हैं। अनुदेशन उद्देश्यों को कहते हैं विशिष्ट उद्देश्य। अधिगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थिति कौन सी है? कक्षा कक्ष वातावरण। अधिगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थिति है कक्षा कक्ष का वातावरण। क्रिया प्रसूत सहचर्य मुख्यतः किसकी भूमि पर बल देता है? पुनर्बलन की। कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत प्रक्रिया में मुख्य कारक कौन सा है? पुनर्बलन। एक अच्छे अधिगमकर्ता की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी है? अवधान। अधिगम होता है। अधिगम दोनों विद्यालय में या विद्यालय के बाहर। अधिगम की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है। परिपक्वता। अधिगम की आधारभूत शर्त नहीं है। प्रतिपादन। पुरस्कार और दंड का अनुचित प्रयोग अधिगम को बनाता है। अनुचित प्रयोग करोगे तो प्रभावहीन बनाएगा। अच्छा अधिगम निर्भर करता है शिक्षक पर, छात्रों की सक्रियता, रुचि पर, उपयुक्त शिक्षण विधि एवं सहायक सामग्री पर। जीवन भर सीखने की संकल्पना की उत्पत्ति का आधार क्या है? ज्ञान की गतिक विकास। अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? स्वानुभव, स्वचिंतन, स्वक्रिया सभी आवश्यक है अधिगम के लिए। परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को कभी कभी अधिगम कहा जाता है? नहीं। परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है? नहीं। कौन सा अधिगम से प्रत्यक्ष प्रभावित होता है? प्राथमिक अभिप्रेरणा अधिगम से प्रभावित होती है। अधिगम के क्रम में कौन सी क्रिया बालक सबसे पहले करेगा? तो है आत्मसात। कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है? परिपक्वता। सीखने की प्रक्रिया में शामिल है शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और पर्यावरणीय उपयोग सभी। छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर करती है व्यक्तिगत भिन्नता पर। प्रतिलोपन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के सामान्यीकरण चरण का पूर्ववर्ती है। सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना कहलाता है विस्मरण। अधिगम के क्रम में कौन सी क्रिया बालक सबसे पहले करता है? आत्मसातकरण। बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है परिपक्वता। सीखने की प्रक्रिया में शामिल है शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और पर्यावरणीय उपयोग सभी। छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर करती है व्यक्तिगत भिन्नता पर। प्रतिलोपन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के सामान्यीकरण चरण का पूर्ववर्ती है। सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना विस्मरण कहलाता है। करके सीखना ही अर्थपूर्ण अधिगम है जॉन डीवी के द्वारा। करके सीखना आधारित है परियोजना पर। कौन सी अधिगम की सर्वाधिक प्रभावशाली विधि है? करके सीखना या प्रयोगशाला। हम करके सीखते हैं, किसने कहा? डॉक्टर मैस ने कहा हम करके सीखते हैं। अधिगम के विभिन्न सिद्धांत व्याख्या करते हैं। अधिगम के उत्पन्न एवं व्यक्त होने की प्रक्रिया का। सीखने के रचनात्मक दृष्टिकोण के बारे में कौन सा कथन सही नहीं? शिक्षार्थी पर्यावरण के उद्दीपन की निष्क्रिय प्राप्त करता है।
यह कथन सत्य नहीं है। निष्क्रिय नहीं होते, सक्रिय होते। अधिगम के सिद्धांत संबंधवाद या सहचर्यवाद। सहचर्यवाद को संबंधवाद भी कहते हैं। सहचर्यवाद सिद्धांत कौन सा बंध संबंधित है? तो वो है उद्दीपन प्रत्युत्तर। अधिगम में के सहचर्य या व्यवहारवादी सिद्धांत। थॉर्नडाइक का संबंधवाद, पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूता अनुबंध, हल का पुनर्बलन सिद्धांत, वुथरी का समीपता सिद्धांत। अधिगम के ज्ञानात्मक एवं संज्ञात्मक क्षेत्र, जिसमें पियाजे का संज्ञानात्मक विकास और कोलर का अंतर्दृष्टि। कुर्ट लेविन का क्षेत्रीय सिद्धांत, गहने का अधिगम सोपान या सोपानिकी, बांडुरा का सामाजिक अधिगम और टोलमैन का साइन्य सिद्धांत या टोलमैन का चिन्ह सिद्धांत। सीखने का संज्ञानात्मक सिद्धांत नहीं है। शास्त्रीय अनुबंध सीखने का संज्ञानात्मक सिद्धांत नहीं। सिद्धांत कौन सा सिद्धांत व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत से संबंधित है? थॉर्नडाइक का प्रयास त्रुटि अधिगम सिद्धांत व्यवहारवादी संबंधित है। कौन सा अधिगम का ज्ञानात्मक सिद्धांत है? क्षेत्रीय कुर्ट लेविन का अधिगम का ज्ञानात्मक सिद्धांत। पावलोव और स्किनर किससे संबंधित है? व्यवहारवाद से। कौन सी मुख्य क्रिया अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत का गुण है? चिंतन एवं अधिगम। अधिगम के संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया। संज्ञानात्मक क्षेत्र क्षेत्र सिद्धांत। अधिगम के संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत कुर्ट लेविन। पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। अधिगम का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया? संबंध प्रतिक्रिया नियम पावलोव ने। पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया संबंध सिद्धांत। ये विभिन्न इसके उपनाम में क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत पावलोव का। क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत पावलोव का। पावलोव द्वारा निम्न में से किस अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया? तो वह शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। परंपरागत संबंध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? परंपरागत संबंध का सिद्धांत पावलोव द्वारा। अनुकूलित अनुक्रिया उद्दीपकों की अनुक्रिया द्वारा व्यवहार का स्वचालन है, जिसमें उद्दीपन पहले अनुक्रिया के साथ होता है किंतु अंत में वह स्वयं उद्दीपन बन जाती है। सीखने का यह सिद्धांत किसने दिया? पावलोव द्वारा। क्लासिकी अनुबंधन में भोजन के प्रति लार की अनुक्रिया है यूसीआर। पावलोव के अनुसार प्रयोग में भोजन के पूर्व उपस्थित ध्वनि को क्या कहते हैं? अनुबंधित उद्दीपक। अनुबंधित उद्दीपक। पावलोव द्वारा किए गए CS किसे इंगित करता है? CS घंटी को। अरे यार ये सब याद करना पड़ेगा। CS घंटी को, घंटी की ध्वनि को CS करता है। और UCR लार, भोजन के प्रति लार, लार आना UCR और CS यानी कि घंटी। S मतलब ठोस, ठोस यानी घंटी ठोस होती है। पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन में पहले ध्वनि तत्पश्चात भोजन प्रस्तुत किया जाता है शास्त्रीय अनुबंधन में। ठीक है। पावलोव के प्रयोग में कुत्ते का घंटी बजने पर लार आने की क्रिया कहलाती है संबंध अनुक्रिया। सीखने से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया कुत्ते पे। कोहलर चिंपैंजी, पावलोव कुत्ता है भाई। स्किनर चूहा, थॉर्नडाइक बिल्ली, कोहलर चिंपैंजी पे। सुल्तान नापर चिंपैंजी पे किसने? कोहलर ने। पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में केवल ध्वनि के उपस्थित करने पर होने वाली अनुक्रिया को कहते हैं अनुबंधित अनुक्रिया।
मदारी डमरू बंदर भालू नाचता है। मदारी द्वारा डमरू है, मदारी डमरू बजाना अस्वाभाविक क्रिया है, भालू नाचता है, दोनों अस्वाभाविक कैसे। पावलोव के प्रयोग में भोजन को अनुबंधन की भाषा में क्या कहा जाता है? अनानुबंधित उद्दीपक। अनुबंध के गोचर की शुरुआत पावलोव के द्वारा की गई। अनुबंध के गोचर की शुरुआत पावलोव द्वारा की गई। अनुबंधन होने के लिए घटनाओं का सही क्रम है। CS मतलब घंटी बजना, सबसे पहले घंटी बजेगी, ठीक है। UCR मतलब लार आएगी, यानी US, फिर UR। आप अपने जूते एक रैंक पर रखते हैं, उस रैंक को उस स्थान से हटा दिया गया, फिर भी आप जूते रखने के लिए उसी स्थान पर जाते हैं जहां पहले रैंक रखी थी। ऐसा होने का कारण है अनुबंधन। प्राचीन अनुबंधन संबंधित है। अनुबंधन का संबंध किससे? पावलोव से। पावलोव के प्रयोग में कुत्ता न केवल मांस प्रदाता की मांस सीधे मुंह में रखने से लार टपकाता है, किंतु इससे पहले भी यह था जब सीढ़ियां से नीचे आने वाले प्रशिक्षक के कदमों की आवाज़ सुनता है। इस संवृत्ति को कहा जाता है अनुकूलित उत्तेजना। मैं अपनी चाबियां मेरे टेलीफोन के पास की खूंटी पर टांगता था। जब मैंने चाबियां रखने की जगह बदल दी, फिर भी मैं चाबियां लेने खूंटी के पास पहुंचा, तो ये अनुबंधन का सिद्धांत है। उदाहरण अनुबंधन का है। अस्वाभाविक उद्दीपक अनुबंधन पावलोव। स्वाभाविक उद्दीपक संबंध थॉर्नडाइक। अस्वाभाविक उद्दीपक पावलोव ने बताया, स्वाभाविक उद्दीपक थॉर्नडाइक। राजू खरगोश से डरता था। शुरू में खरगोश को राजू से काफी दूर रखा जाता था। आने वाले दिनों में हर रोज खरगोश और राजू के बीच दूरी कम कर दी गई। अंत में राजू की गोद में खरगोश रख दिया गया। राजू की गोद में खरगोश को रखा गया, राजू से खेलने लगा। ये प्रयोग शास्त्रीय अनुबंधन के अंतर्गत आते हैं। एक बच्चा किसी डॉक्टर को देखने पर भयभीत हो जाता है, क्योंकि उसके पूर्व के अनुभव में डॉक्टर का इंजेक्शन की सुई दिए जाने से संबंध है। प्राचीन अनुबंधन। 1904 में अधिगम के सिद्धांतों पर अग्रणी कार्य करने के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया? पावलोव को। पावलोव को अनुबंधन सिद्धांत के लिए नोबेल दिया गया। अनुबंधन नहीं, अधिगम सिद्धांत के लिए। 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार ये घटना होती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना शास्त्रीय अनुबंधन। संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत पावलोव का। अधिगम का नोबेल पावलोव को 1904। इवान पावलोव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत अधिगम समझाता है शास्त्रीय को। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत अधिगम की शास्त्रीय को समझाता है। शास्त्रीय अनुबंधन शास्त्रीयता। शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत का नियम है विलोपन का नियम। कौन सा संप्रति शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित नहीं है? उसमें विस्तार। विस्तार का संबंध रचनावादी उपागम से। कौन से शास्त्रीय अनुबंधन की विशेषता है? वह जब अनुबंधित उद्दीपक को प्रतिबंधित रूप से मजबूती से दिया जाए तो वह अनुबंधित अनुक्रिया करने लगता है। कौन सा शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित नहीं है? शेपिंग या ढालना शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित नहीं है। शेपिंग या ढालना। शास्त्रीय या क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं? अधिगम किए गए सामान्यतः स्थायी होते हैं। अधिगम किए गए तथ्य सामान्यतः स्थायी होता है, ये सही नहीं है। राजेश बीमारी के कारण 1 महीने तक विद्यालय नहीं गया।
जब विद्यालय गया तो उसे भाग के लंबे सवालों को करना नहीं आया। कई बार के निराशाजनक अनुभवों में असफलता हाथ लगी। लंबे भाग के सवालों को देखते ही वह चिंतित हो जाता है। शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत के मुताबिक संवेगात्मक स्वभाव उत्तेजक है। असफलता भग्नाशक। थॉर्नडाइक का प्रयास त्रुटि का सिद्धांत। थॉर्नडाइक का सिद्धांत जाना जाता है संयोजनवाद। थॉर्नडाइक का सिद्धांत प्रयास त्रुटि का सिद्धांत भी कहलाता है, संयोजनवाद कहलाता है। त्रुटि प्रयास का सिद्धांत, बहु प्रतिक्रिया का सिद्धांत। युग्म सही है। थॉर्नडाइक संयोजनवाद है। थॉर्नडाइक संयोजनवाद है क्रिया प्रतिक्रिया का सिद्धांत। प्रयत्न त्रुटि भूल का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? बहु प्रतिक्रिया नियम। प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक है थॉर्नडाइक। अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। सर्वप्रथम सीखने के सिद्धांतों की खोज किसने की? सर्वप्रथम सीखने के सिद्धांतों की खोज थॉर्नडाइक द्वारा की गई। अधिगम धीरे धीरे होता है, न कि अंतर्दृष्टि युक्त। ये निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? थॉर्नडाइक से। धीमी गति से सीखने वाले बालकों के अध्यापन के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत है थॉर्नडाइक का सिद्धांत। व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है। ये कथन अधिगम के किस सिद्धांत है? प्रयास त्रुटि। क्रम अधिगम, क्रमबद्ध अधिगम पर बल देने वाला सिद्धांत है प्रयत्न एवं त्रुटि। प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत को दर्शाने के लिए थॉर्नडाइक ने किस पे प्रयोग किए? बिल्ली पर। थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के मुख्य नियम कितने हैं? 3 है सीखने के थॉर्नडाइक के अनुसार मुख्य नियम। तत्परता, अभ्यास, प्रभाव। मुख्य नियम 3 है और गौण नियम 5 है। थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के मुख्य नियम 3 है। तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। थॉर्नडाइक के अधिगम नियम है अभ्यास, तत्परता, प्रभाव सभी। थॉर्नडाइक द्वारा अधिगम का प्राथमिक नियम है तत्परता का नियम। अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत में कौन सा सही नहीं है? तत्परता, अभ्यास, प्रभाव एक उद्दीपन नहीं है। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम निम्नलिखित अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। तो ये है आपके प्रयास एवं त्रुटि से। ये देखो कॉपी किया गया सवाल सीधा वापस। फर्स्ट ग्रेड 2020 में आया था एग्रीकल्चर में, और इंग्लिश 2023 में वापस आ गया। मतलब इसके सवाल भी इतने रिपीट होते हैं, देख लो। थॉर्नडाइक के सीखने के नियमों का हिस्सा नहीं है। सहचर्य थॉर्नडाइक का हिस्सा नहीं। तत्परता है, अभ्यास है, प्रभाव है। आप घोड़े को पानी के पास ले जा सकते हो, पर उसे पानी पीने को बाध्य नहीं कर सकते। इस कहावत की पुष्टि सीखने के नियम से होती है तत्परता का नियम। अधिगम के तत्परता का नियम का अर्थ नहीं है। इसमें बोनस है भाई। कौन सा सत्य है? घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है और उसको पानी पीने के लिए बाध्य किया जा सकता है, ये गलत है। घोड़े को ना घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है, लेकिन उसको पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। सीखने की तत्परता थॉर्नडाइक के तत्परता नियम की ओर संकेत करती है। एक अध्यापक विद्यार्थियों को एक प्रकरण पढ़ाना चाहता है। पढ़ाने से पहले वह विद्यार्थियों को मानसिक रूप से तैयार करने के लिए तत्परता का उपयोग ले सकता है। सक्रिय अनुक्रिया अनुबंधन, जिसका उद्दीपक अनुक्रिया संबंध आधारित है, वो है अभ्यास का नियम।
अधिगम का एक मुख्य थॉर्नडाइक नियम है अभ्यास का नियम। अभ्यास के नियम द्वारा छात्रों में विकसित होती है कुशलता का विकास। किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है। उक्त कथन थॉर्नडाइक के किस नियम से संबंधित है? तो वह है अभ्यास का नियम। थॉर्नडाइक के कौन से प्राथमिक नियम में सीखने के प्रयास एवं त्रुटि विधि की व्याख्या की गई है? अभ्यास के नियम की। एक विद्यार्थी नियमित तौर पर 2 हफ्तों के अंतराल के बाद लघुत्तम समापत्ति की गणना करने की विधि का अभ्यास करता है, तब उसे लघुत्तम समापत्ति की गणना करने की प्रक्रिया याद हो जाती है, तो उसे सीख जाता है। यह उदाहरण संबंधित है अभ्यास के नियम से। पुनर्बलन संबंध की मजबूती शक्ति को बढ़ा देता है, जबकि दंड संबंध की शक्ति पर कुछ भी नहीं करता है। अधिगम का यह नियम संशोधित प्रभाव का नियम है। थॉर्नडाइक के प्रभाव नियम शैक्षिक में तो नहीं है, इसमें शक्ति में कमी है। प्रभाव का नियम जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उन्हें सीख लिया जाता है, ये प्रभाव का नियम है। प्रभाव का नियम शैक्षिक में तो नहीं है, इसमें शक्ति में कमी तो होगी नहीं भाई। क्रिया की सफलता से संतोष एवं असफलता से असंतोष होता है। थॉर्नडाइक का कौन सा नियम है? प्रभाव का नियम। कक्षा में अधिगम पर विशेष निर्धारित करने वाला थॉर्नडाइक का कौन सा योगदान है? प्रभाव का नियम। सीखने का कौन सा नियम बताता है कि यदि उद्दीपक और प्रतिक्रिया के बीच संबंध संतुष्टि के साथ होता है तो संबंध की ताकत बढ़ जाती है? प्रभाव का नियम है यह। थॉर्नडाइक के सीखने के नियम के अनुसार गौण नियमों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? प्रभाव का नियम। गौण नियमों में बहु प्रतिक्रिया, मनोवृत्ति, आंशिक क्रिया, आत्मीकरण, सहचर्यता। थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए अधिगम के गौण नियम का हिस्सा नहीं है, उसमें प्रभाव का नियम गौण नियम का हिस्सा नहीं है। बहुनिक्रिया तत्वों की पूर्व समर्थता का नियम, सहचर्या का नियम। कौन सा अधिगम सीखने का नियम थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित नहीं है? अनुक्रिया का नियम। थॉर्नडाइक का नहीं। अभ्यास प्रभाव तत्परता का है। अनुक्रिया, अनुबंध अनुक्रिया किसकी है? यह आपके उसकी पावलोव की। शिक्षक अपनी संपूर्ण विषय सामग्री को छोटे छोटे खंड में अधिगम के किस नियम पर आधारित है? तो है आंशिक क्रिया नियम। शिक्षक को ज्ञात से अज्ञात की ओर के आधार पर अध्यापन करवाना चाहिए। अधिगम के किस नियम पर आधारित है? तो आत्मीकरण का नियम। थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित अधिगम का गौण नियम है बहुरूपी अनुक्रिया का नियम। थॉर्नडाइक के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिगम का गौण नियम है? वो है मनोवृत्ति का नियम। कौन सा अधिगम का मुख्य नियम नहीं है, जैसा कि थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक एजुकेशनल साइकोलॉजी में दिया है? बहु प्रतिक्रिया नहीं है। थॉर्नडाइक के सीखने के गौण नियम में शामिल नहीं है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। थॉर्नडाइक के अधिगम में सम्मिलित नहीं है तत्परता, अभ्यास, प्रभाव या गुणवत्ता नहीं। टकण कार्य या कंप्यूटर पर यदि निरंतर अभ्यास नहीं करते हैं तो भूल जाते हैं, ये किस सिद्धांत के अनुसार है? थॉर्नडाइक के अनुसार। उद्दीपक अनुक्रिया SR थ्योरी, थॉर्नडाइक और RS थ्योरी इसकी न। थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है?
तो क्रिया प्रसूता व्यवहार महत्वपूर्ण नहीं है थॉर्नडाइक के अनुसार। क्रिया प्रसूता किसका है? थॉर्नडाइक का नहीं है। एक शिक्षक अपनी कक्षा में थॉर्नडाइक के सिद्धांत को लागू करने जा रहे हैं, क्या शिक्षक को लागू नहीं करना चाहिए? शिक्षक को क्या लागू नहीं करना चाहिए? बच्चों को नई चीजें सिखाने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुख किया जाना चाहिए। एक शिक्षक को होने के नाते आप सीखने के लिए किस नियम को नहीं अपनाएंगे? प्रलोभन का नियम नहीं अपनाएंगे। सीखने के लिए किस नियम को नहीं अपनाएंगे? प्रलोभन का।